Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Study Material. This is Aarti and today we discuss about the drivers of supply chain management. In previous video, I can told about the supply chain management. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या था? सप्लाई को जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करके चलना, जो भी हमारी गुड्स की मूवमेंट हो रही है, सर्विसेज की मूवमेंट हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके उनको मैनेज करते हुए चलना ही हमारे क्या कहलाता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है. तो अब ये ड्राइवर्स, अब देखो ड्राइवर कौन होते हैं? कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहा है तो वो कौन होगा? ड्राइवर होगा. इसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कौन ड्राइव कर रहा है? तो वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या होंगे? ड्राइवर्स होंगे. तो अब ड्राइवर्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकती है. सप्लाई ही नहीं होगी तो सप्लाई चेन बनेगी नहीं, और सप्लाई चेन ही नहीं होगी तो हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कैसे होगी? तो इसलिए जो प्रोडक्शन है वो भी एक क्या है? मेन ड्राइवर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन और सोर्सिंग हमारी क्या है? 5 मेन ड्राइवर्स हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, जो किस पे इफेक्ट डालते हैं? एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के. तो इन 5 मेन ड्राइवर्स को ध्यान में रखते हुए इनको मैनेज अच्छे से करना होता है, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है उनकी एफिशिएंसी वगैरह, उनकी जो सप्लाई चेन है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो सके? इंप्रूव हो सके. तो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लाई चेन इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ए प्रोडक्शन. लाइक व्हाट इज़ प्रोड्यूस. जो परफॉर्मेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वो क्या है? वेरी मच डिपेंडेंट. वो नॉर्मली किसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहती है? एक प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि सप्लाई चेन बनने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? गुड्स चाहिए. अगर गुड्स ही नहीं होगी तो सप्लाई किस चीज़ की करेंगे? अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो सप्लाई चेन बनेगी कैसे? तो प्रोडक्शन क्या है? एक मेन ड्राइवर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. और प्रोडक्शन जो सप्लाई चेन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? ज़्यादातर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड रहती है. तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, मैन्युफैक्चरर क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, व्हेन इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस, और वो कब प्रोड्यूस होगा, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और कैसे बनाया जाएगा उसको, उस प्रोडक्ट को. तो प्रोडक्शन, दिस ड्राइवर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्शन. अभी देखो जो प्रोडक्शन है वो क्या हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि प्रोडक्शन की रिक्वायर कितनी है. डिमांड के अकॉर्डिंग, किसकी डिमांड? कस्टमर्स की डिमांड कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए. क्योंकि अब देखो कस्टमर्स की डिमांड है 5 की, हम थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके चलेंगे, ताकि अगर आगे उनकी डिमांड और इंक्रीज़ होती है तो हम उसकी डिमांड को टाइम पे क्या कर सके? फुलफ़िल कर सके, और हमारे प्रॉफिट्स को हम इंक्रीज़ कर सके. तो इसलिए प्रोडक्शन क्या है? हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कितनी प्रोडक्शन रिक्वायर है डिमांड के अकॉर्डिंग, एंड हाउ दिस डिमांड विल बी मेट इफेक्टिवली, और इस डिमांड को कैसे हम इफेक्टिवली मीट कर सकते हैं. एंड कस्टमर गेट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द हिज चॉइस, और कस्टमर कैसे अपने प्रोडक्ट को प्राप्त करेगा या गेट करेगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और विदाउट डिले, मतलब ज़्यादा देर हुए बिना वो क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्ट को अचीव कैसे करे, अपने प्रोडक्ट को कैसे गेट करे. तो ये सारा किसके अंदर आता है? प्रोडक्शन के अंदर आता है. नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन क्या है? अब देखो कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए. कि अब इंफॉर्मेशन अगर होगी अच्छी तभी तो हम प्रोडक्शन डिमांड का अच्छे से फोरकास्ट कर सकेंगे. डिमांड अगर हमें पूरी एक्यूरेट पता होगी, प्रोडक्शन क्या करेगा? अपना काम अच्छे से कर सकता है. तो अब उसके लिए इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी अच्छी तो हम डिमांड भी एक्यूरेट पता नहीं लगा सकते. अगर डिमांड एक्यूरेट पता नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन क्या पता कितनी कर दे, हो सकता है कम भी हो जाए प्रोडक्शन, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए. इसकी वजह से क्या हो गया? हमारी एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस पे इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की. तो इन्फॉर्मेशन भी क्या है? एक मेन ड्राइवर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी इन कॉम्पिटेटिव इरा. ए कंपनी नीड्स इन्फॉर्मेशन. कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कंपनी को किसकी ज़रूरत होती है? इन्फॉर्मेशन की. अगर उसे पता होगा कि क्या डिमांड है, कैसी सप्लाई है, कैसा हम इन्वेंट्री रख रहे हैं, किस क्वालिटी में रख रहे हैं, अगर उसे इन सब चीज़ों की पहले से ही नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छी ढंग से बना सकता है. तो इन्फॉर्मेशन क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड एनालिसिस रिगार्डिंग. जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करता है? डेटा को
अपने मतलब डेटा रखता है अपने पास और एनालाइज करता रहता है उसको। एंड इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टमर्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन। जो इन्वेंट्री है, अब देखो कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अब इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग हो सकती है, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग हो सकती है कि उसे कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए, डिमांड सप्लाई उसकी कितनी है, इन सब के रिगार्डिंग वो क्या रखता है, अपनी इन्फॉर्मेशन पहले से ही रखता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, अब देखो ये कलेक्शन करने के लिए डाटा, फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको किस तरह से मिलेगी। अब उसे याद तो रहने वाली नहीं है कि मैंने इतनी इन्वेंट्री बनाई थी इस पिछले दिन, आज मैं इतनी इन्वेंट्री बना रहा हूँ, या आज मैंने इतनी परचेज की है। इतना सब कुछ डाटा हर किसी को याद नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, उस डेटा को रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो अब फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, अब उन्हें इस डेटा को कलेक्ट करना है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इसमें क्या कौन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा देखो इंटरनेट, हम इंटरनेट के थ्रू आज किसी भी कंपनी का कोई भी डेटा आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं। एंड ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। एंड हैज़ वेल हैज़ नाउ वी कैन यूज़ द डेटा फ्रॉम एनी वेयर एट एनी प्लेस ऑफ एनी कंपनी। और हम इस डेटा को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, और कंट्री थ्रू इंटरनेट, और किसी भी कंट्री का डेटा हम ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। सो टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू गेट इंफॉर्मेशन टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं ओवरऑल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। पूरी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को ये क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकता है। इंफॉर्मेशन फ्लो इज द टू कनेक्ट द वेरियस स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो क्या होता है, वेरियस स्टेजेस से कनेक्ट होता है सप्लाई चेन के। दिस ड्राइवर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर ड्राइवर, और ये ड्राइवर क्या करता है, अफेक्ट करता है और ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस को। अब मैंने आपको बताया कि और ड्राइवर की परफॉर्मेंस को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, इन्वेंट्री को अफेक्ट कर सकता है, लोकेशन को इफेक्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट कर सकता है। तो ये और ड्राइवर्स की भी क्या कर सकता है, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, हेल्पफुल भी है। अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, तो क्या होगा, हमारी जो ये सारे एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो फ्लो है, जो मैनेजमेंट हम करके चल रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपना मेन रोल प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है, देखो सबसे पहले इन्वेंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री है क्या। इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, जो मतलब रॉ मटेरियल है उसके ऊपर काम चल रहा हो तो वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, और तब वो माल बन के तैयार हो जाता है, वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो वो भी इन्वेंट्री कहलाती है। तब तक वो सेल नहीं हो जाता फिनिश्ड प्रोडक्ट, तब तक वो क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री। तो ऑल रॉ मटेरियल्स, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स विद इन अ सप्लाई चेन आर ए रेफर टू हैज़ इन्वेंट्री। तो जितना भी रॉ मटेरियल है फिनिश प्रोडक्ट तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, सप्लाई चेन में वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्वेंट्री। एनी चेंज इन इन्वेंट्री पॉलिसीज़, अगर कोई भी चेंज होता है इन्वेंट्री पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, कैन ग्रेटली अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। तो ये क्या करेगा, देखो कोई भी हम चेंज कर रहे हैं इन्वेंट्री पॉलिसीज़ के अंदर, तो इससे क्या होगी, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो अफेक्ट हो जाती है सप्लाई चेन की। तो इन्वेंट्री के जो डिसीजंस है वो भी हमें क्या सोच समझ करके उनकी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। अगर हम यही है कि फालतू में ही हम चेंज कर रहे हैं, उसकी कोई नीड ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो डिसीजन सच हाउ टू शेयर, हाउ मच टू स्टोर एंड वेयर टू स्टोर। तो इस चीज़, इन तरह के डिसीजन हमें सोच समझ करना चाहिए। डिसीजन जैसे हाउ मच टू स्टोर, हमें कितना स्टोर करना चाहिए, कितना हमें सेल कर देना चाहिए, कितना हमें
प्रोडक्शन करनी चाहिए इन सारी चीज़ों से, एंड वेयर टू स्टोर, और हमें कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए। क्योंकि अब देखो कोई ऐसी जगह पे हम वेयर हाउसेज में स्टोर कर देते हैं हमारी इन्वेंट्री को, जहाँ से हम अपनी प्रोडक्शन के लिए सामान ले जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे टाइम पे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है, और इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ना, और रिस्पॉन्सिवनेस भी आल्सो डिक्रीज। सो इन्वेंट्री के डिसीजंस क्या है बहुत, और उनकी पॉलिसीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ए रिटेलर कैन क्विकली मीट कस्टमर डिमांड। अब एक रिटेलर है, वो क्या कर रहा है, कैन क्विकली मीट द कस्टमर डिमांड। अब वो जो रिटेलर है ना, वो कस्टमर की डिमांड को जल्द से जल्द मीट करने की कोशिश करता है इन अ लार्ज। सो उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक लार्ज इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम क्या रखता है उसके लिए, बाय कीपिंग ए लार्ज इन्वेंट्री। अब कस्टमर की डिमांड को टाइम पे पूरा करने के लिए वो लार्ज इन्वेंट्री रखता है। लार्ज इन्वेंट्री तो इसने रख ली, बट इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिटेलर। ये क्या करेगी, रिटेलर की कॉस्ट को इंक्रीज करेगी, क्योंकि वेयर हाउसिंग का खर्चा उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेंट का खर्चा ज़्यादा हो गया उसका। तो इसकी वजह से वो उसकी क्या होगी, देयर बाय अफेक्टिंग द एफिशिएंसी। तो इससे एफिशिएंसी क्या हो गई, डिक्रीज होगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड्स को तो टाइम पे पूरा कर रहा है, लेकिन तो इसकी वजह से रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हुई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वेयर हाउसेज का खर्चा वो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑन द कंट्रेरी रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, अगर वो अपनी इन्वेंट्री कम रखता है, विल इंक्रीज द रिटेलर एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। अगर वो इन्वेंट्री कम रखेगा तो उसे वेयर हाउस में का रेंट कम देना पड़ेगा, अगर तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिवनेस एफिशिएंसी तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पर वो टाइम पे कस्टमर की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग डिसीजन होते हैं वो बहुत ध्यान में रख के लिए जाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, जो भी है सप्लाई हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करते हैं। तो अब ट्रांसपोर्टेशन भी क्या करता है, एक मेन ड्राइवर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो इससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ भी सकती है और कॉस्ट कम भी हो सकती है। इससे हमारी रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। अब देखो ये एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी, हमें एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट कम या ज़्यादा होना। अगर कॉस्ट कम होगी तो एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहे, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो एफिशिएंसी, अब ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम कोई ऐसा हमें प्रोडक्ट भेजना है लार्ज क्वांटिटी के अंदर हरियाणा से महाराष्ट्र तक, अगर हम ट्रेन की हेल्प से अगर हम अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो वो चीपर सोर्स है। तो इसकी वजह से हमारी क्या होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगी, हम कम कॉस्ट में अपना सारा सामान कहाँ पहुँचा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो हमारी इससे क्या हो गई, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। अगर हम वही प्रोडक्ट अगर एयरलाइंस के थ्रू पहुंचाए तो उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एफिशिएंसी के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसी तरह रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा कि कस्टमर तक किस टाइम तक पहुँच रहा है। अगर हम प्रोडक्ट कस्टमर को मान लो आज उसने ऑर्डर किया, उसे कल तक चाहिए, अगर हम वही प्रोडक्ट ट्रेन के थ्रू भेजते हैं या ट्रक के थ्रू भेजते हैं तो उसमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो कस्टमर की डिमांड टाइम पे पूरी नहीं हो पाएगी, और कस्टमर की डिमांड टाइम पे पूरी नहीं हो पाई तो वो क्या हो गई, रिस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वही हम क्या कर दें, उसे एयरलाइंस के थ्रू भेज दे तो इससे क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक मेन रोल प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। सो द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम पॉसिबल थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। जो फ्लो है गुड्स का और सर्विसेज का वो राइट टाइम पे पॉसिबल करना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सप्लायर से कस्टमर तक। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिससे ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। दिस ड्राइवर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम। तो ये ड्राइवर क्या करता है, हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करवाने में कि कितने सारे ट्रांसपोर्ट के मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द टाइम, अगर इसका टाइम इंक्रीज होगा टू डिलीवर दी प्रोडक्ट, द कस्टमर विल डिससेटिस्फाइड दैम। मैंने आपको अभी बताया कि अगर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो कस्टमर क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे उनसे।
तो इससे क्या होगी, उनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वेरी हाई एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, इतना मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा नहीं लगता प्रोडक्ट को बनाने में जितना ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लग जाता है। सो डिसीजन रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट आर हाईली इंपॉर्टेंट टू टेकन केयरफुली। तो जितने भी डिसीजंस हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उनको क्या करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें केयरफुली हमें लेना चाहिए। फर्स्ट आता है, अब देखो मोड्स भी हैं ट्रांसपोर्ट के। शिप है, वेरी कॉस्ट एफिशिएंट है। कॉस्ट एफिशिएंट है मतलब कॉस्ट कम आती है बट स्लो, लेकिन ये बहुत धीरे काम करता है। मतलब हमें जब चाहिए उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू जल्दी से प्रोडक्ट ना अपनी जगह पे पहुंच नहीं पाता जहां उसे पहुंचना होता है। तो शिप पे कॉस्ट तो कम आती है लेकिन वो टाइम में डिले हो जाती है। सो मच ऑफ टाइम इज रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है रेल। इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें जो हमारी कॉस्ट है वो कम लगती है बट स्लो, लेकिन ये भी धीरे काम करती है, धीरे जाती है। इट इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेसेस वेयर आर कनेक्टेड बाय रेलवे लाइन्स। और ये अब हर जगह पे रेलवे पहुंच भी नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कई प्लेसेस। अगर रेलवे लाइन कहीं पे है नहीं तो वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो रेल भी क्या है, एक रिस्पॉन्सिवनेस को डिक्रीज कर सकती है। ट्रक्स है, अब ट्रक्स जो है इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रक्स हैं वो मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम अपने ट्रक्स को बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ दिस मोड इज ट्रांसपोर्ट फ्लक्चुएट्स। और जो कॉस्ट है इस मोड की वो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम। कोई कितना चार्ज कर रहा है उसी प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, कोई कितना चार्ज कर, तो फ्लक्चुएशन आती रहती है इसकी में। इन द प्राइसेज ऑफ फ्री एंड कंडीशन ऑफ रोड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर इसमें जो रोड की कंडीशन है वो भी चेक की जाती है कि अगर रोड अच्छा है तो वो क्या कर सकता है, ट्रक जल्दी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर रोड टूटा फूटा तो वहाँ पर उसके प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए ज़्यादा चार्जेस मांगे जाते हैं। नेक्स्ट आता है एयरप्लेन। एयरप्लेन वेरी फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये बहुत तेज़ी से हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता है, लेकिन वही है कि कॉस्ट जो है एफिशिएंट नहीं है इसकी, क्योंकि कॉस्ट इसकी क्या रहती है, हाई रहती है। और इस पे क्वांटिटी की भी रिस्ट्रिक्शन रहती है, क्योंकि ये क्वांटिटी देखी जाती है कि हाँ इतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट को लेके जाया जाएगा। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि हमें जितना चाहे उतना ही सामान डिलीवर करना है, हम उतना ही एयरप्लेन में डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी होती है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दी एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, और हम नेचर भी देखते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कि वो एयरप्लेन में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये भी मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब हम इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स तो इंक्लूड नहीं होंगे बट हमारी जैसे इंफॉर्मेशन का है, कोई भी डेटा है, कोई भी फाइल्स है, कोई भी म्यूज़िक या कुछ भी और इंफॉर्मेशन है, वो सारी किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। नेक्स्ट आता है लोकेशन। लोकेशन के अंदर क्या आएगा, द मोस्ट, अब देखो ये भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इज़ द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट्स आर स्टॉक्ड अप। अब ये वो प्लेस है कि हमें अपना स्टॉक, जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसे कहाँ स्टॉक करें, कहाँ पर रखें, उसे स्टोर कहाँ करके रखें। दिस इज़ द लोकेशन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इज़ इनिशिएटेड। तो ये वो लोकेशन होती है जहाँ से हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। देयर The location of warehouse is equally important as it helps in delivery the product। ये क्या होती है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि लिए हैज़ इट हेल्प्स द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कस्टमर की जो डिमांड्स है वो पूरी करनी होती है। अगर हमारी लोकेशन वेयर हाउस की किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर रोड टूटा फूटा है, वहाँ पर कोई भी व्हीकल आसानी से आ जा नहीं सकते, ऐसी जगह के पर अगर हमारा वेयर हाउस है तो वहाँ पर हमारी कॉस्ट नॉर्मल सी बात है अपने आप इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पहले ही बताया कि अगर रोड टूटा फूटा है तो ट्रक्स पे वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस होंगे। फिर दूसरा वहाँ पर लेबर भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अगर वहाँ पे वो रोड ऐसा है कि वहाँ पर ट्रक्स वगैरह या कोई भी व्हीकल जा नहीं सकता, तो वहाँ पर लोगों को, लेबरर को क्या करने पड़ेंगे, अपने आप सामान उठा करके ले करके अब उधर ट्रक में दूसरी गली में जा करके रख के आने पड़ेंगे। दूसरा उसके अंदर फिर ये भी खतरा है कि वो जो सामान है वो टूट ना जाए। तो ये सारे क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो वेयर हाउसेज आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी और डिस्ट्रिक्ट। तो वेयर हाउसेज कहाँ लोकेटेड होने चाहिए, सेंटर में, सिटी के और डिस्ट्रिक्ट के।
नेक्स्ट आता है सोर्सिंग। अब ये जो सोर्सिंग है ये भी एक इम्पोर्टेंट ड्राइवर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सोर्स के अंदर हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ और इंटरप्राइज फ्रॉम वेयर द गुड्स आर ऑब्टेन्ड, कि गुड्स कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। सोर्सिंग इज द राइट एक्टिविटी ऑफ बाइंग द और प्रोक्योरिंग द राइट मटीरियल एट राइट क्वान्टिटी। तो सोर्सिंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में कौन से सप्लायर से कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, कितनी उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, कौन वो सप्लायर मतलब उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है या नहीं दे सकता, विश्वास करने के लायक है वो सप्लायर। क्योंकि कई बार सप्लायर ऐसे होते हैं कि हम उससे जो भी सामान मंगवाते हैं वो हमें भेजता तो वही है लेकिन उसकी क्वालिटी कम वाला भेज देता है और पैसे पूरे चार्ज कर लेता है और चेंज करता नहीं है। तो इसकी वजह से हमें राइट सप्लायर देखना चाहिए, राइट टाइम पे अगर वो भेज रहा है या नहीं भेज रहा, हमें जब ज़रूरत है तब भेज रहा है या नहीं भेज रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस पे इफेक्ट डालती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ड्राइवर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको ही मैनेज करके हम सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हमें जितने भी डिसीजंस होते हैं इनके रिगार्डिंग हमें बहुत केयरफुली लेने चाहिए, जिसकी वजह से क्योंकि ये क्या करते हैं, एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस को ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अब जो सप्लाई चेन स्ट्रक्चर है, एक बात याद रखना कि जो एफिशिएंसी है यहाँ पे, एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट से लेके चल रहे हैं कि कॉस्ट अगर कम आएगी तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और कॉस्ट अगर ज़्यादा आई तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहाँ पे हम कस्टमर से लेके चल रहे हैं कि कस्टमर की अगर टाइमली कस्टमर की जो डिमांड है उसको टाइमली हम पूरा कर देते हैं, शॉर्ट पीरियड में पूरा कर देते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो टाइमली पूरा नहीं कर रहे तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर वो इफेक्ट डालता है एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से मेन है, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड सोर्सिंग। ये सारे क्या करते हैं, हमारे इनके ऊपर अपना जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। आई होप आपको जो ड्राइवर्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।